दोस्तों मुझे आपके बहुत सारे कमेंट मिल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि भैया राजपूताना बायोडीजल लिमिटेड एसएमई आईपीओ का भी तो एनालिसिस करके दो। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि किसी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से शहर से बाहर था, इसलिए मैं समय पर आपको ये एनालिसिस करके नहीं दे पाया। लेकिन आपने मांगा है तो मैं उन सब जितनी भी परेशानियां थी उनके बावजूद आपको इस राजपूताना बायोडीजल लिमिटेड जो एसएमई आईपीओ है उसकी पूरी एनालिसिस करके आज दूंगा। दोस्तों ये 26 नवंबर 2024 को खुलकर 28 नवंबर 2024 को बंद होगा। दोस्तों यहाँ इस इशू का जो प्राइस बैंड है वो 123 से लेकर 130 रुपीज़ पर शेयर है। और कंपनी ने कहा है कि भैया देखो हम 19 लैक्स शेयर्स का इशू लेकर आए हैं और जो टोटल जो इशू साइज है वो बहुत बड़ा नहीं है, 24 करोड़ 70 लाख रुपए का है। तो अगर आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना है तो 1000 शेयर आपको लॉट में लगाना होगा और टोटल इन्वेस्टमेंट होगा आपका 1,30,000। दोस्तों मैं ये शुरू करूं उससे पहले जैसे मैं हमेशा करता हूं एक दो डिस्क्लोजर। एक तो मैं क्षमा मांगता हूं, मैंने एक पुराना जब वीडियो C2C एडवांस सिस्टम का पोस्ट किया था तो मैंने कहा था कि भैया ये जो RHP है इसमें जो मैंने जो प्रॉब्लम देखी वो मैंने अभी तक नहीं देखी थी। दोस्तों अब जब मैं ये आज एनालिसिस कर रहा हूं राजपूताना का तो मैं कहूँगा कि नहीं भैया उसमें तो शायद कुछ कमी प्रॉब्लम थी, इसमें तो उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। देखिए ज़रा दोस्तों ध्यान से कि RHP में कंपनी ने क्या-क्या कहा है। दूसरा डिस्क्लोजर दोस्तों ये है कि भैया मैं किसी भी रेगुलेटर द्वारा ऑथराइज नहीं हूँ, ना मेरी ऐसी कोई मंशा है कि मैं आपको बताऊं कि आप यहाँ इन्वेस्ट करो या ना करो। पूरा डिसीजन आपका है। कई बार आप मुझसे पूछते हैं कि भैया बताओ तो हम अप्लाई करें या ना करें। दोस्तों इस बारे में मैं आपको कोई भी सलाह नहीं दूंगा और ना मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं क्या करूँगा। इस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस दोस्तों जयपुर राजस्थान में है। दोस्तों इस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है। कंपनी ने कहा है कि भैया देखो हमारा रीको इंडस्ट्रियल एरिया फुलेरा राजस्थान में है, वहाँ पर हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। दोस्तों ये जो कंपनी है ना इट इज़ एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग ऑफ बायोफ्यूल्स एंड इट्स बाई प्रोडक्ट्स। जो बाई प्रोडक्ट हैं कंपनी ने कहा है कि भैया देखो एक तो ग्लिसरीन है और एक फैटी एसिड्स हैं। कंपनी अब ये कह रही है कि भाई हम ये चाहते हैं कि हम कुछ वैल्यू ऐड करें अपने बाई प्रोडक्ट में और ये एक्सप्लोर करें कि हम एक्सपोर्ट जो है वो कर सकें बायोडीजल का। दोस्तों मैं इसके फाइनेंशियल्स भी बताऊंगा पर चलिए आज इसके पहले ऑब्जेक्ट देख लेते हैं दोस्तों क्या है इस एसएमई आईपीओ के। तो दोस्तों इस ऑब्जेक्ट में आरएचपी में कंपनी ने बताया कि भाई देखो एक तो हम लोन दे देंगे अपनी सब्सिडी कंपनी को निर्वाण राज एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। तो ये दोस्तों एक पर्पज उन्होंने बताया और उन्होंने कहा कि फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग यूनिट ऑफ आवर सब्सिडरी 4 करोड़ 20 लाख रुपए तक। इसके बारे में जरा डिटेल में बात करेंगे। दूसरा इन्होंने कहा कि भाई हम एक वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है 12 करोड़ 20 लाख रुपए की और इसके अलावा जनरल कॉर्पोरेट पर्पज इशू एक्सपेंसेस ये तो हर आईपीओ में होते ही हैं। तो दोस्तों ये तो सिंपल सा वैसे था कि भाई हम अपनी सब्सिडरी को लोन देंगे। इसके बारे में तो खैर मैं ज़्यादा जानकारी आपको दूंगा, लेकिन कंपनी ने यहाँ ये भी कहा है कि देखिए लोन तो एक तरफ बताया उन्होंने, दूसरा ये भी बताया कि भैया ये जो कंपनी है हमारी सब्सिडरी मेरठ में जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, फिर उन्होंने कहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट टुवर्ड्स एक्सपेंशन ऑफ अवर अवर को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं अवर एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। तो दोस्तों एक तरफ तो उन्होंने कहा कि भाई हम अपनी जो सब्सिडी कंपनी है उसको लोन देंगे, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि भैया हम अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसके लिए एक्सपेंशन के लिए यहाँ पर इस पैसे को यूज़ करेंगे। तो मुझे पता नहीं वो अल्टीमेटली क्या करना चाहते हैं। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर ये भी बताया है उन्होंने कि भाई जो मशीनरी हम लगाएंगे वो हम लगाएंगे 3 करोड़ 80 लाख रुपए तक की, सिविल वर्क करेंगे 20 लाख रुपए का, कैपेसिटी एनहेंसमेंट करेंगे 20 लाख रुपए की। इस तरह से ये 4 करोड़ 20 लाख रुपए का उन्होंने ब्रेकअप भी दिया है। अब दोस्तों ये तो उन्होंने कहा है कि भाई ये तो हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो हमारी यूनिट है उसमें हम करेंगे। 4 करोड़ 20 लाख रुपए एक जगह कह रहे हैं कि भैया हम अपनी सब्सिडरी को लोन दे देंगे। और दोस्तों यहाँ पर जो इन्होंने सप्लायर बताए हैं, पहले मैं आपको बता दूं भाई मुझे पता नहीं कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग में लगाएंगे ये 4 करोड़ 20 लाख रुपए या भैया सब्सिडी को लोन देंगे, लेकिन यहाँ इन्होंने कुछ सप्लायर बता दिए। उन्होंने कहा देखो भैया एक तो टेक्नोफैब इंजीनियर्स है, एक उर्जेक्स बॉयलर्स प्राइवेट लिमिटेड है, एक ऑयल मैक, बस ये 3 सप्लायर उन्होंने बताए।
दोस्तों इनका ना कोई लोकेशन है, ना इनके बारे में कोई ड्यू डिलिजेंस है, ना इनका जीएसटी है, ना कोई भी डिटेल यहाँ पर नहीं दी है। ये 3 सप्लायर की, अगर ये मशीन खरीद रहे हैं इनसे, भैया लोन नहीं दे रहे तो मुझे पता नहीं। और यहाँ पर जैसे उन्होंने बताया कि भाई हम कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे, कुछ सिविल वर्क भी करेंगे, तो हमने देखा भाई जो सब्सिडरी कंपनी है उसकी वैसे कोई ज़्यादा डिटेल नहीं दी, उसके बारे में भी बात करूँगा। पर उसके भैया पास तो कोई लैंड वैंड भी नहीं है, तो कहाँ पर ये सिविल का काम करेंगे, अगर उसमें करना है तो सब कुछ कन्फ्यूज़न है। अच्छा एक बात और, एक तरफ तो उन्होंने कहा कि भैया हम लोन देंगे सब्सिडी को, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भैया ये कुछ कोटेशन वोटेशन है, 3 करोड़ 80 लाख रुपए की मशीन लेंगे। और जो कोटेशन दी हैं वो 3 करोड़ 80 लाख नहीं, वो कह रहे हैं भैया 399.78 लाख रुपये, यानी लगभग 4 करोड़ रुपए यहाँ कर दिया उन्होंने मशीन में इन्वेस्टमेंट की, जहाँ पर एक जगह 3 करोड़ 80 लाख रुपए बताया है। दोस्तों जो सिविल वर्क का है कि 20 लाख रुपए करेंगे, वहाँ उसकी जो डिटेल दी है वो 18.95 लाख रुपीस की दी है। और ये जो कैपेसिटी एनहेंसमेंट के लिए 20 लाख रुपए बताया, भैया इसका मतलब तो मैंने ना आज तक कभी पढ़ा, ना मुझे कुछ समझ आया कि भाई कैपेसिटी एनहेंसमेंट के लिए ये 20 लाख रुपए से कैपेसिटी एनहेंसमेंट कैसे हो जाएगा। अच्छा एक बात और, अभी कहा उन्होंने कि भैया हम लोन देंगे अपनी सब्सिडी को। अब देखिए जरा पेज नंबर 75 ऑफ आरएचपी, वहां पर लिख रहे हैं कि भैया ये हम इन्वेस्टमेंट करेंगे इस सब्सिडी में, लोन नहीं देंगे। क्योंकि उन्होंने लिखा है कि अवर कंपनी होल्ड 75% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ, जो इनकी एनईपीएल है, मेकिंग इट अवर सब्सिडी। वी इंटेंड टू यूटिलाइज अ पार्ट ऑफ द नेट इश्यू प्रोसीड अमाउंटिंग अप टू ₹4.20 करोड़ टू मेक ए फर्दर, अंडरलाइन कर रहा हूं, फर्दर इन्वेस्टमेंट इन अवर सब्सिडी दैट इज NEPL। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि भैया हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, कहीं कह रहे हैं हम लोन देंगे, कहीं कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट करेंगे, कहीं कह रहे हैं कि भैया हम अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसी में हम मशीन वशीन लगा लेंगे और कुछ सिविल वर्क भी कर लेंगे। तो दोस्तों मुझे ये कुछ भी नहीं समझ आ रहा कि ये करना क्या चाहते हैं। अच्छा दोस्तों एक बात उन्होंने और बड़ी मजेदार कहा, उन्होंने कहा कि द एक्चुअल मोड ऑफ सच डिप्लॉयमेंट हैज नॉट बीन फाइनलाइज्ड एज ऑन द डेट ऑफ दिस RHP and details of which shall be provided in the prospectus। तो भैया ये RHP के बाद ये कौन सा प्रोस्पेक्टस ये फाइल करेंगे, ये मेरी तो समझ से बाहर की बात है। दोस्तों मैं आपको यहाँ ये और बता दूं कि ये जो इनके लीड मैनेजर हैं, उनके एक रिप्रेजेंटेटिव ने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि मैं मिलना चाहता हूँ। हमने कहा कि ठीक है आप आ सकते हैं, आपको अगर कोई क्लैरिफिकेशन देना है जो हमारे डाउट हैं, बिल्कुल यू आर मोस्ट वेलकम। आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं। दोस्तों हमारे ऑफिस में आए, लेकिन वो किसी भी हमारे जो ऑब्जर्वेशन है उसका हमें सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे पाए। दोस्तों ये और लिख रहे हैं अपने आरएचपी में दैट आवर सब्सिडी इंटेंड टू यूटिलाइज द अबव प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट फॉर परचेज ऑफ मशीनरी अप टू 400। भैया ये 400 लैक्स है, करोड़ है, रुपीज़ है, क्या है, यहाँ पे कुछ भी इन्होंने नहीं बताया। तो अब इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि कहीं कह रहे हैं कि भैया इन्वेस्टमेंट करेंगे, कहीं कह रहे हैं कि भैया हम लोन देंगे, कहीं कह रहे हैं कि भैया हम मशीन वशीन खरीदेंगे अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट है उसके लिए। दोस्तों एक और ख़ास बात, ये सब्सिडरी कंपनी आखिर बनी कैसे। 28 मार्च 2024 को इस कंपनी में हमारी जो मेन कंपनी है उन्होंने 75.25% की शेयर होल्डिंग ले ली। और मजे की बात देखिए दोस्तों, इस सब्सिडरी के कोई भी फाइनेंशियल्स यहाँ पर आरएचपी में मुझे ढूंढने से नहीं मिले। तो हमने क्या करा दोस्तों, हम गए भैया वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट पर, हमने कहा कि भैया ये कंपनी ने पहले ही इसमें इन्वेस्टमेंट कर लिया खूब, अभी भैया बिल्कुल मार्च 2024 में बस बैलेंस शीट बनने से 2-4 दिन पहले, और फिर अब और इन्वेस्टमेंट या लोन देना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं। तो जरा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट पर जाकर हमने इस कंपनी की बैलेंस शीट निकालने की कोशिश की, क्योंकि आरएचपी में ये दिया नहीं, देना चाहिए था। वहाँ देखिए दोस्तों कंपनी ने कहा कि भैया हमारी जो ये जो सब्सिडरी की बात बता रहा हूँ, 2024 में टर्नओवर 6.88 करोड़, 2023 में ज़्यादा थी टर्नओवर 10.63 करोड़, और दोस्तों 2022 में तो बहुत ही छोटी सी 23.15 लाख रुपीस की इनकी टर्नओवर थी। दोस्तों कोई प्रॉफिट भी नहीं कमाती कि जो ये हमारी कंपनी है ये भैया दमादम उसमें इन्वेस्टमेंट करे जा रही है, उनको लोन देना चाहती है। देखो भैया 2024 में लॉस है 1.15 करोड़ रुपीस का। दोस्तों 2023 में जरूर इनका प्रॉफिट था लगभग 16-16.5 लाख रुपए का, लेकिन 2022 में भी ये कंपनी लॉस में ही थी, 19 लाख से भी ज़्यादा की।
दोस्तों इसकी जो कैपिटल है ना, वो तो बस दोस्तों 22-23 और में तो केवल दोस्तों 10,000 रुपये थी, जो बढ़कर हो गई 67.28 लाख रुपीस, क्योंकि भैया हमारी जो कंपनी है जिसका हम यहाँ एनालिसिस कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर 75% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया। दोस्तों एक बात और कि भैया इनकी जो नेटवर्थ है वो भी भैया निगेटिव में है, पूरी कैपिटल उड़ चुकी थी। अब जरूर ये जब इन्वेस्टमेंट हो गया मार्च 2024 में, तब वो पॉजिटिव में आ गई है। तो ये हुआ दोस्तों पहला इनका जो आईपीओ का ऑब्जेक्ट है। जरा दूसरे ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया कि वो कह रहे हैं भैया फंडिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हमें चाहिए, ये 12 करोड़ से भी ज़्यादा की। देखिए दोस्तों मज़ेदार चीज़, टोटल वर्किंग कैपिटल 2024 को, टोटल वर्किंग कैपिटल यहाँ बताई कंपनी ने कि भैया 23.75 करोड़ थी, और उसके मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग देख लीजिए भाई, 23 करोड़ 75 लाख रुपए अगर आपकी वर्किंग कैपिटल थी, तो भैया कहीं ना कहीं से वो उसका मीन्स ऑफ फाइनेंस भी होगा। तो मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग जो दिए हैं वो कहा कि भैया देखो 15.13 करोड़ तो हमने वर्किंग कैपिटल की बोरोइंग ले रखी थी, और हमारे नेटवर्थ एंड इंटरनल एक्रूवल जो थे वो 4.27 करोड़ के थे। इसका मतलब ये हुआ भैया ये तो टोटल 19.41 करोड़ ही हुए। आपकी तो वर्किंग कैपिटल आप कह रहे हैं कि 23.75 करोड़ थी, भैया बाकी कहाँ से आया है। और देखिए दोस्तों जुलाई 2024 की भी डिटेल दी है। उन्होंने कहा कि भैया देखो जुलाई 2024 में हमारी जो टोटल वर्किंग कैपिटल थी 26.94 करोड़ थी, और उसके मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग देख लीजिएगा, वो कह रहे हैं भैया 16.79 करोड़ तो हमने बोरोइंग ले रखी थी वर्किंग कैपिटल के लिए, और भैया नेटवर्थ एंड इंटरनल एक्रूवल 1.22 करोड़ थे ये हमारे जुलाई 2024 में। तो भैया ये तो आपकी जो मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग है ये तो केवल 18 करोड़ के लगभग हुआ। आप तो कह रहे हो भैया वर्किंग कैपिटल मेरी 26.94 करोड़ रुपीस है। टोटल मिसमैच दोस्तों एक और खास बात देखिए, आरएचपी के पेज नंबर 139 पे देखिए, जो उन्होंने कहा कि भैया हमारी जो वर्किंग कैपिटल आउटस्टैंडिंग है 31 जुलाई 2024 को, वो बताते हैं कितनी। उन्होंने कहा भैया जो बैंक से वर्किंग कैपिटल ले रखी है वो ले रखी है 7.94 करोड़ रुपीज़, और दोस्तों उन्होंने कुछ टर्म लोन ले रखे हैं उनको छोड़ देते हैं, अनसिक्योर्ड लोन ले रखे हैं, हम कह रहे हैं भैया सारे भी जोड़ लो तो 5.22 करोड़ रुपीस के सारे वर्किंग कैपिटल है, मान लेते हैं भैया सब ये वर्किंग कैपिटल के लिए हैं। तो दोस्तों टोटल बोरोइंग इस तरह से हो गई 13.15 करोड़ रुपीस, जबकि जब वर्किंग कैपिटल का उन्होंने 31 जुलाई को डिटेल दी है, वहाँ कह रहे हैं भैया हमारी जो वर्किंग कैपिटल की बोरोइंग है वो है 16.79 करोड़ रुपीस। अच्छा अब ये 12 करोड़ और मांग रहे हैं भैया वर्किंग कैपिटल के लिए, आईपीओ प्रोसीड से यूज़ करेंगे, तो जरा देखें भैया कैसे मांग रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि भैया देखो जुलाई 2024 में हमारी जो वर्किंग कैपिटल थी टोटल वो 26.94 करोड़ रुपीस थी, लेकिन ये कह रहे हैं कि भैया ये बढ़ गई हमारी अब, और बढ़कर 31 मार्च 2025 को हो जाएगी एस्टिमेटेड 32.85 करोड़ रुपीस। इसका मतलब एडिशनल वर्किंग कैपिटल इनको चाहिए लगभग 5.91 करोड़ रुपीस। यहाँ पर ये भी बात खास है कि जो इनके इंटरनल एक्रूवल हैं वो भी तो भैया धुआंधार बढ़े हैं। ये कह रहे हैं कि भैया देखो 31 जुलाई को तो कुल 1.22 करोड़ थे हमारे इंटरनल एक्रूवल, लेकिन अब हम प्रॉफिट खूब कर रहे हैं तो हमारे जो इंटरनल एक्रूवल हो जाएंगे 31 मार्च 2025 को वो हो जाएंगे लगभग 9.98 करोड़ रुपीज़। इसका मतलब 8.76 करोड़ रुपीज़ जो हैं वो हमारे बढ़ जाएंगे इंटरनल एक्रूवल 31 जुलाई से मार्च 31 2025 तक के बीच में। तो मुझे तो लगता है कि भैया फिर आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत क्यों हुई। एक और बात मैं बताता हूँ दोस्तों, वैसे तो देखिए हमारा कोई ये काम नहीं है कि हम इनकी वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन करें, वो एस्टिमेशन जो भी है भैया कंपनी ने कर रखा है, बट यहाँ मुझे लग रहा है कि पूरी तरह से जो कैलकुलेशन का सिस्टम है वो कहीं ना कहीं डाउटफुल है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, बाकी भी बहुत सारे हैं। ट्रेड पेबल्स के इन्होंने जो होल्डिंग पीरियड बताया है 31 जुलाई 2024 को 11 दिन, और कहा है कि भैया 31 मार्च 2025 को हम पोस्ट कर रहे हैं 10 दिन के लगभग, यानी सेम बढ़िया कंपनी है कि भैया देखो 11 दिन का चल रहा है अभी हमारा एक्चुअल में, और हम प्रपोज भी भैया वही 10-11 दिन का कर रहे हैं। तो इसका मतलब भैया जो पीरियड है वो तो ऑलमोस्ट सेम है, 11 दिन 10 दिन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और साथ में मुझे ऐसा लगता है कि जब 31 मार्च 2025 को टर्नओवर भी बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि 12 करोड़ की और एडिशनल वर्किंग कैपिटल भी होगी, तो ट्रेड पेबल्स का भैया अमाउंट तो बढ़ना चाहिए था काफ़ी कुछ है, क्योंकि होल्डिंग पीरियड सेम है, परचेजेज बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों देखिए यहाँ पे जो पोजीशन है वो उन्होंने बताई है कि 31 जुलाई 2024 को हमारे ट्रेड पेबल्स थे भैया एक्चुअल में 5.27 करोड़ रुपीज़, और वो कह रहे हैं भैया 2025 में हमारे ट्रेड पेबल्स रह जाएंगे कुल 2.92 करोड़। ये तो पॉसिबल ही नहीं है भैया, होल्डिंग पीरियड सेम है,
आपकी टर्नओवर बढ़ रही है, वर्किंग कैपिटल बढ़ रही है, तो भैया ये जो क्रेडिटर्स हैं ये कैसे अमाउंट घट गया। तो दोस्तों मैं समझता हूँ ट्रेड पेबल्स को तो आप समझ गए ना कि भैया जो हमें उधार मिलता है, जिनसे माल खरीदते हैं हमें उधार मिलता है, तो कह रहे हैं भैया 10-11 दिन का उधार मिलता है। लेकिन पहले जो फिगर थी, अब जो प्रपोज की है वो कह रहे हैं कि भैया उधार हमें अब अमाउंट वाइज कम हो जाएगा। चलिए दोस्तों रेवेन्यू और देख लेते हैं इस कंपनी का क्या है। यहाँ पर दोस्तों कंपनी ने कंसोलिडेटेड जो रेवेन्यू बताया है वो बताया कि भैया देखो 31 जुलाई का भी उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि हमारा 26.72 करोड़ 31 जुलाई 2024 को था। मार्च 2024 को 53.46 करोड़, मार्च 23 को 23.41 करोड़ और मार्च 22 को 17.07 करोड़। तो टर्नओवर में अच्छी खासी बढ़त यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को भी हम देखते हैं। 31 जुलाई 2024 को 2.59 करोड़, मार्च 24 में 4.52 करोड़ रुपीस, क्योंकि भाई अगला 6 महीने का है तो साल भर का होगा तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। और मार्च 23 में ये प्रॉफिट था 1.69 करोड़ रुपीस। मार्च 22 तक भैया सब कुछ ऐसे डामाडोली था, कुछ बहुत प्रॉफिट नहीं था, लगभग 20 लाख रुपए के करीब का प्रॉफिट था, लाखों में था, फिर ये करोड़ों में हो गया दोस्तों। लेकिन जो स्टैंड अलोन जो इन्होंने अपनी जो डिटेल दी उसको भी जब मैंने देखा तो मैंने देखा कि जो रेवेन्यू है स्टैंड अलोन का वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू कंसोलिडेटेड रेवेन्यू। तो मुझे समझ नहीं आया कि भैया ये ऐसा कैसे हो गया कि आप अपने जो सब्सिडी कंपनी है उसका भी आपने टर्नओवर जोड़ लिया तो कंसोलिडेटेड में हो गया कम, जबकि उसकी भी 6 करोड़ से ज़्यादा की टर्नओवर थी मार्च 2024 में। तो ये कह रहे हैं कि भैया हमारी जो स्टैंड अलोन जो ये रेवेन्यू है वो 53.77 करोड़ था और जो कंसोलिडेटेड हुआ वो केवल 53.46 करोड़ रुपीस ही रह गया 2023-24 में। दोस्तों इन्होंने किसी भी ग्रुप कंपनी की कोई भी फाइनेंशियल्स यहाँ शायद नहीं दी है, मुझे तो भैया देखने को नहीं मिली। ये जरूर इन्होंने बताया एक जगह पर कि भैया देखो जहाँ पर हम बता रहे हैं कि भैया कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट दे रहे हैं वहाँ पर ये कह रहे हैं कि भैया प्रॉफिट लॉस ऑफ ग्रुप कंपनी जो है वो भी इसमें इंक्लूड है। उसकी कोई डिटेल नहीं दी, लेकिन ये बताया कि भैया 31 जुलाई 2024 को 1,000 रुपये, मार्च 2024 को 4,000 रुपये, 23 को 18,000 रुपये, 22 को 21,000 रुपये, ये भैया हमने दूसरी कंपनी के भी यहाँ पर ऐड कर रखे हैं जिसका हमने ऑडिट नहीं किया। अब ये कौन सी ग्रुप कंपनी है दोस्तों इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। अच्छा ये खास बात अच्छी है दोस्तों इस कंपनी की कि भैया एमएसएमई का पैसा नहीं रोकते, क्योंकि उन्होंने कहा कि भैया हम एमएसएमई का कोई भी हमारा क्रेडिटर नहीं है। और ये भी उन्होंने कहा कि जो भी डिटेल है भैया पर्टेनिंग टू नेट आउटस्टैंडिंग ड्यूज टुवर्ड्स अवर मटेरियल क्रेडिटर्स वो हम अपनी वेबसाइट पर भैया दे रहे हैं, लेकिन हमने खूब ढूंढने की कोशिश करी, मुझे शायद नहीं मिल पाई। दोस्तों कहीं कहीं कुछ फिगर विगर अलग अलग दे रखी है, ये तो मैं दूसरे एक और हमने किया था एनालिसिस वहाँ भी था, यहाँ भी इन्होंने पेज नंबर 96 पर तो कहा कि भैया हमारा जो 2024 में प्रॉफिट कुछ है 5.42 करोड़ रुपीज़, और एक जगह उन्होंने कहा कि भैया ये हमारा 4.52 करोड़ रुपीज़ है। ये भैया क्या रीज़न है ये मेरी जानकारी में नहीं है, मैंने पूछने की कोशिश करी जो लीड मैनेजर हैं उनसे, लेकिन उन्होंने कोई इसका सेटिस्फैक्टरी जवाब मुझे नहीं दिया। दोस्तों नेट कैश फ्लो जो है ना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से हर साल नेगेटिव है। देख लीजिए 31 जुलाई 2024 को -25.17 लाख, मार्च 2024 में 7.45 करोड़, मार्च 23 में 1.17 करोड़ और मार्च 2022 में 52.77 लाख रुपीज़ है। दोस्तों कंपनी ने ये भी दिया है कि भैया जो एंटिटीज़ हैं जहाँ पर उनके केएमपी या रिलेटिव्स ऑफ केएमपी जो हैं वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसकी डिटेल दी। वहाँ पर मैंने देखा कि भैया लोन लेना, लोन देना, इंटरेस्ट लेना, भैया एनबीएफसी तो है नहीं फिर भी इंटरेस्ट लेना, इंटरेस्ट देना, परचेज करना, ये इन्होंने कर रखी है रिलेटेड पार्टीज से। और बहुत सारी इस तरह की कंपनी की डिटेल यहाँ पर दी है आरएचपी में। दोस्तों एक कंपनी ने बताया कि भैया हमारी एक एसोसिएटेड एंटिटी भी है जिसका नाम है राजपुताना स्पीड वेव फ्यूल एलएलपी, उसकी भी कोई फाइनेंशियल्स यहाँ पर नहीं दिए हैं। दोस्तों इस कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो जयपुर में है और कंपनी ने बताया कि भैया देखो एक जो कंपनी है जिससे हमने ये रेंट पर लिया है सनमति होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, उसका भी रजिस्टर्ड ऑफिस यहीं पर है। 1100 स्क्वायर फीट का ये टोटल जगह है और इसकी जो एक्सपायरी है भैया रेंट एग्रीमेंट की 7 दिसंबर 2024 बस दोस्तों आने वाली है। उसके बाद कंपनी या तो इसको एक्सटेंड करेगी भैया या कोई और रजिस्टर्ड ऑफिस ढूंढ लेगी। दोस्तों ये जो
कंपनी है ना, उसके प्रमोटर ग्रुप की जो एंटिटीज़ हैं, आप ज़रा अंदाज़ा लगाओ कितनी एंटिटीज़ हैं जो यहाँ आरएचपी में कंपनी ने दी होगी। दोस्तों अंदाज़ा लगाइए, लिखिए कमेंट में, क्योंकि फिर मैं आपको नंबर बताऊंगा। दिखा तो मैं यहाँ आपको रहा ही हूँ। ये जो एंटिटीज़ हैं दोस्तों, इनका नंबर है 50 एंटिटीज़ इस तरह की हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक और ख़ास बताता हूँ बात, वो ये है कि भैया जो मुझे समझ आया आरएचपी में, जितना मैं पढ़ पाया। अरे आप तो कह रहे हैं कि भाई साहब क्या क्यों नहीं पढ़ पाए, पूरा पढ़ के बताओ हमें, नाराज़ होने लगे आप तो। भैया मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको कि मैं प्राइज़ दे दूंगा जो इनके आरएचपी को पढ़ लेगा। मुझे तो लगता है, मैंने तो उनके रिप्रेजेंटेटिव को कहा भाई साहब ब्लैंक पेपर ही लगा देते, इससे अच्छा तो क्यों दे। दोस्तों जो स्कैन डॉक्यूमेंट है ना, जहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, जहाँ पर कंपनी के पूरे फाइनेंशियल्स हैं, कंसोलिडेटेड हैं, स्टैंड अलोन हैं, ज़रा देख लीजिएगा। ये कुछ पेज मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पेज अगर कोई इसमें जो लिखा है वो कोई पढ़ सके तो मैं समझूंगा कि भैया वो तो बिल्कुल भगवान हो गया। जो चीज़ कोई भी नहीं पढ़ सकता, और कंपनी के जो लीड मैनेजर्स हैं वो भी शायद नहीं पढ़ सकते, कंपनी भी नहीं पढ़ सकती, भैया आरएचपी में इस तरह के पेज लगाने का क्या फ़ायदा है। मेरा रिक्वेस्ट है कंपनी से, और साथ में जो उनके लीड मैनेजर्स हैं, मर्चेंट बैंकर हैं, उनसे कि साहब प्लीज़ आप जो डिटेल हमें दे रहे हैं वो कम से कम ऐसी डिटेल तो दीजिए कि हम उसको पढ़ सकें, एनालाइज कर सकें। तो मैं दोस्तों एक और डिस्क्लोजर यहाँ पर दे रहा हूँ कि भैया जितने कुछ पेजेस यहाँ मैं पढ़ पाया, उन्हीं के बेसिस पर ये मैं आपको डिटेल एनालिसिस करके यहाँ पर पोस्ट कर रहा हूँ। बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है, बहुत सारे पेजेस यहाँ पर ऐसे हैं जिनको भैया मैं तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाया। मेरी टीम ने भी कोशिश करी खूब धुआंधार, लेकिन वो भी इन पेजेस को, आरएचपी को नहीं पढ़ पाए। तो हो सकता है हमारी इस एनालिसिस में कुछ गलती रह गई हो, क्योंकि भैया जब हम पढ़ ही नहीं पाए तो आपको हम क्या बता सकते हैं। और फिर मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि भैया मैं किसी भी रेगुलेटर के द्वारा ऑथराइज्ड नहीं हूं कि मैं आपको कोई इन्वेस्टमेंट या ना इन्वेस्टमेंट करने की एडवाइस दे सकूं। दोस्तों ये जो आरएचपी है ना, ये मुझे लगता है कि बहुत ही सोच समझकर, पढ़कर, ध्यान से बनाना चाहिए कंपनी को और उनके मर्चेंट बैंकर को। यहाँ समझ ही नहीं आ रहा कि जो पर्पस है वो क्या है, जो वर्किंग कैपिटल है वो कैसे कैलकुलेट करी, टोटलिंग मिस्टेक है, डिटेल्स ही नहीं दी है। मेरी तो भैया हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज़ इस इकोसिस्टम को मजबूत कर लीजिएगा, और मजबूत करने में जो रोल प्ले करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट, वो कंपनीज तो करेंगी ही, साथ में जो मर्चेंट बैंकर्स हैं उनका, हमारा, आपका, सबका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। दोस्तों आप क्या चाहते हैं कि मैं अब किस बारे में, किस कंपनी की आपको ये एनालिसिस कर दूं? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी मुझे बताइए। देखते रहिए, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, भैया सब बोलते हैं मैं भी बोल देता हूँ, वैसे तो मुझे लगता है कि आपको पसंद आएगी, आप खुद ही कर लोगे, लेकिन मैंने देखा भाई सब बोलते हैं तो भैया, सब बोलते तो भैया हम भी आपसे हाथ जोड़कर बोल देते हैं कि प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।